कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आर्गुमेंट तभी क्रैक होता है जब आप उसका लॉजिक समझो। वैलिडिटी चेक करती है कि कंक्लूजन लॉजिकली फॉलो करता है या नहीं। साउंडनेस देखती है कि प्रीमाइसेस सच बोल रही है या नहीं। और स्ट्रेंथ जज करती है कि आर्गुमेंट कितना परसुएसिव है। जब सर्टेनिटी ना हो तो आज हम सीखेंगे कि कैसे ये कॉन्सेप्ट रीजनिंग को रेजर शार्प बनाते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नेहास एकेडमी। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब बहुत ही अच्छे होंगे एंड आई आल्सो होप कि आप सभी की यूजीसी नेट की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो मैं करा रही हूँ आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स मैनेजमेंट के वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपको यूजीसी नेट जेआरएफ को क्वालिफाई करने में मदद करेंगे। और आज की क्लास में हम करेंगे लॉजिकल रीजनिंग का वो पार्ट जो कि आपको बहुत ही जानना जरूरी है आपके लॉजिकल रीजनिंग को ईजी बनाने के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू कर लेंगे हमारी ये क्लास शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए एंड साथ ही साथ कमेंट करके बताइए कि आप सभी को मेरी ये वीडियो कैसी लगी और वीडियो को लाइक करते हुए चलते हैं क्लास में। ओके तो चलिए शुरू कर लेते हैं हमारी आज की क्लास जो कि होने वाली है आपके लॉजिकल रीजनिंग से टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट, जिसमें मैंने आपको लास्ट क्लास में भी टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट बताया था, जिसमें मैंने आपको डिडक्टिव, इंडक्टिव, एब्डक्टिव एंड एनालॉजिकल सारी चीजें बताई थी और मैंने बताया था कि ये सारी चीजें कहाँ पे आपके लिए सही है, कितना सही होती है। ठीक है, आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट में, जो कि हम बात करेंगे वैलिडिटी एंड स्ट्रेंथ के बेस पे। ठीक है, तो क्योंकि हम वीडियो को ज्यादा बड़ी नहीं करते हैं तो इसलिए मैंने सोचा कि आपके लिए छोटे छोटे पार्ट्स में सारी वीडियोस लेकर के आऊँ, ताकि आपको इजीली समझ में आ सके कि लॉजिकल रीजनिंग को बनाना बहुत इजी है। बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और मेरी वीडियो को लाइक भी करना पड़ेगा एंड शेयर भी करना पड़ेगा। चलो पहले देख लो आप वीडियो, तो बताना आपको कैसी लगी। चलो, तो हम कर रहे हैं लॉजिकल रीजनिंग और ये सारे जितने भी यूजीसी नेट जेआरएफ करने वाले स्टूडेंट्स हैं, सेट करने वाले स्टूडेंट्स हैं, उन सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। ये बिगिनर्स एंड रिपीटर्स सबके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, तो ये पेपर 1 की क्लासेस कर रहे हैं हम और मैं इसमें सारे टॉपिक्स आपके लिए लेकर के आ रही हूँ, सारे यूनिट वाइज क्लासेस लेकर के आ रही हूँ, ताकि आपके लिए जो भी टॉपिक्स हो वो बहुत ईजी हो पाए और आप एग्जाम में अच्छे नंबर से क्वालिफाई कर पाओ। ठीक है, तो मैं हूँ नेहा शर्मा, मैं यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ कॉमर्स सब्जेक्ट से। मैं आपको कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के साथ साथ पेपर 1 की सारी प्रिपरेशन करा रही हूँ, ताकि आपका जो भी डाउट हो वो क्लियर हो पाए और आप अच्छे तरीके से क्वालिफाई कर पाओ। चलो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि हमारा टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट में पहला होने वाला है वैलिड आर्गुमेंट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पे वैलिडिटी एंड स्ट्रेंथ के बेस पे टाइप्स करेंगे, तो हम यहाँ पे वैलिडिटी के बारे में देख रहे हैं। अब देखो, वैलिडिटी एंड स्ट्रेंथ के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि वैलिडिटी जो है वो बताती है आपको, वैलिडिटी इज इक्वल टू डिडक्टिव। तो डिडक्टिव रीजनिंग का पार्ट है, डिडक्टिव आर्गुमेंट का पार्ट है, और वही जो स्ट्रेंथ जो है, स्ट्रेंथ बताएगी आपके बारे में कि ये जो है ये इंडक्टिव आर्गुमेंट का पार्ट है। ठीक है, तो ये दोनों किस तरीके से पार्ट वाइज डिवाइडेड है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, ताकि आप और अच्छी तरीके से इसको क्लासिफाई कर पाए। ठीक है, चलिए वैलिड आर्गुमेंट क्या है? तो जो वैलिड हो आर्गुमेंट वैलिड आर्गुमेंट कहलाता है, राइट। अगर नॉर्मली अगर हम बात करें तो ऐसी बात कर सकते हैं, बट क्योंकि हम यहाँ पे जो बोल रहे हैं वो हमें थोड़ा और अच्छी तरीके से जानना है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा द कंक्लूजन लॉजिकली फॉलोज फ्रॉम द प्रीमाइसेस। तो जो कंक्लूजन हमने, जैसे डिडक्टिव में क्या देखा था हमने कि जो भी कंक्लूजन है वो हमने एविडेंस के तौर पे लिया और हमने जनरल प्रिंसिपल्स के साथ साथ हमने उसको क्लासिफाइड करा एंड कंक्लूजन निकाला। ठीक है, तो हमने जनरल से स्पेसिफिक की तरफ हम गए वहां पे टॉप टू बॉटम। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है कि जो कंक्लूजन जो है वो लॉजिकली अगर फॉलो होता है प्रीमाइसेस के साथ तो हम उसको कहेंगे वैलिड। यानी यहाँ पे अगर लॉजिक मिल रहा है तो वैलिड है, लॉजिक नहीं मिल रहा है तो इनवैलिड है। बस सिंपल सी बात है। अब देखो, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपको क्या देखना होता है, स्टेटमेंट्स लिखना होता है कि स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो आपका प्रीमाइसेस है, प्रीमाइसेस के अकॉर्डिंग जो है वो कंक्लूजन सही से आ रहा है कि नहीं। तो वो आपका अगर कंक्लूजन सही से आ रहा है तो मतलब आप करेक्ट हो, बट वो सिर्फ आप करेक्ट हो, वो आर्ग्यूमेंट कितना करेक्ट है ये बताएगा कौन, कि वो लॉजिकल है या नहीं। ये चीजें यहाँ पर डिफाइन करेंगी कि वैलिडिटी सही है या नहीं, वो वैलिड है या इनवैलिड है। सो ऑल डॉग्स आर मैमल्स। तो क्या बोल रहा है कि सारे डॉग्स अगर मैमल्स हैं और टॉमी इज अ डॉग, टॉमी क्या है, एक डॉग है, तो देयरफॉर टॉमी इज अ मैमल। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर आपको दिखने को मिल रहा होगा कि अगर सारे डॉग जो है वो मैमल्स हैं और
टॉमी जो है एक डॉग है और टॉमी तो मैमल हो गया, तो यहाँ पर दिखेगा आपको कि हमने जो कंक्लूजन जो तैयार करा है वो बिल्कुल करेक्ट है, बिकॉज इसका सब्जेक्ट जो है वो इनवर्सली डायगोनली यहाँ पर इसके सब्जेक्ट के साथ मैच कर रहा है, इसके ऑब्जेक्ट के साथ मैच कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पर हमने क्या किया कि ये जो मैमल है ये टॉमी के साथ जाएगा, इनवर्सली रिलेशनशिप बन जाएगा इनका, और यहाँ पर हो जाएगा टॉमी इज अ मैमल। तो हमने ये स्टेटमेंट तो करेक्ट कर लिया। अब देखो क्या ये लॉजिकली सही है? तो बिल्कुल सही है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर डॉग्स के बारे में कि डॉग मैमल है, तो टॉमी एक डॉग है, तो टॉमी जो हो गया मैमल हो गया। तो यहाँ पे लॉजिकली ये चीज हमें अच्छी लग रही है, तो इट मीन्स दैट इट इज अ वैलिड आर्ग्यूमेंट। ठीक है, समझ में आया? अब हम जानेंगे इनवैलिड आर्ग्यूमेंट क्या होता है, कैसा होता है इनवैलिड आर्ग्यूमेंट। तो चलो देख लेते हैं कि इनवैलिड आर्ग्यूमेंट क्या होगा। सो द कंक्लूजन डज नॉट लॉजिकली फॉलोज। तो देखो उसमें लॉजिकली फॉलो हो रहा है, इसमें लॉजिकली अगर फॉलो नहीं हो रहा है तो जो प्रीमाइसेस से हमने जो कंक्लूजन बनाया है वो हो सकता है ट्रू हो, बट किसके लिए? उस क्वेश्चन के लिए, उस स्टेटमेंट के लिए। बट अदरवाइज अगर वो लॉजिकल फॉलो नहीं कर रहा है तो वो क्या हो गया? इनवैलिड हो गया। मैंने आपको बताया था कि डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट में सारी चीजें 100% करेक्ट हो जाती हैं, लेकिन कब होती हैं? जब हम वो सिर्फ स्टेटमेंट को फॉलो करें, जब हम सिर्फ प्रीमाइसेस को फॉलो करें, एविडेंस को फॉलो करें, तब कंक्लूजन वहां पे करेक्ट होगा। बट अगर हम उसको वैलिडिटी के तौर पर देखें तो हमें मालूम चल सकता है कि अगर उनका लॉजिक मिल रहा है तो वो क्या हो गया? लॉजिक बेस पे है तो मतलब वैलिड है, और लॉजिक बेस पे नहीं है इसका मतलब वो इनवैलिड है। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे? ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई, सारे बर्ड्स फ्लाई कर सकते हैं, बट पेंगुइन्स आर बर्ड्स, पेंगुइन्स क्या है? बर्ड्स है, देयरफॉर पेंगुइन्स कैन फ्लाई। अब देखो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट जो है ऑल बर्ड्स एंड यहाँ पे भी बर्ड्स जो है वो मिल रहा है, तो यहाँ पर हमने क्या किया कि पेंगुइन्स कैन फ्लाई, तो हमने फ्लाइज को पेंगुइन के साथ जोड़ दिया। तो हमारा ये जो सेंटेंस जो है, जो हमने कंक्लूजन बनाया, कंक्लूजन तो करेक्ट है, कंक्लूजन 100% करेक्ट है, बट किसके अकॉर्डिंग? बेस्ड ऑन योर प्रीमाइसेस, बेस्ड ऑन योर एविडेंसेस। पर अगर हमें यहाँ पर बात करनी हो कि वैलिड है कि इनवैलिड है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। इनवैलिड है बिकॉज पेंगुइन्स उड़ नहीं सकते, उनके पास पंख नहीं होते उड़ने के लिए। ठीक है, तो ये कब हमने यहाँ पे लॉजिक लगाया, अलग से एक नॉलेज लगाया है, लॉजिक लगाया है कि वो तो उड़ नहीं सकते यार, वो बर्ड्स में आते बट उड़ नहीं सकते। पर यहाँ पर जो स्टेटमेंट बोल रहा है वो स्टेटमेंट करेक्ट है, और ये क्या है? इनवैलिड है, क्योंकि हमने यहाँ पर जान लिया है, हमने यहाँ पर क्या किया? प्रीमाइस इज ओवर जनरलाइज्ड है, ये सबका जनरलाइजेशन करके निकाला हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर ये स्टेटमेंट सही हो सकता है, कंक्लूजन इसका सही हो सकता है, बट ये सही के साथ साथ क्या है? इनवैलिड है। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि ये किस तरीके से इनवैलिड एंड वैलिड बन के आता है? चलो ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब देखेंगे स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट एंड इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट किसको कहते हैं। तो ये देखो, मैंने आपको बताया था कि इंडक्टिव से जुड़ा हुआ है स्ट्रेंथ उसकी, तो ये कितना स्ट्रेंथ है इसका, तो साफ साफ दिखेगा आपको, प्रीमाइसेस मेक अ कंक्लूजन हाईली प्रोबेबल। अगर प्रोबेबिलिटी हायर है तो इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है, लोअर प्रोबेबिलिटी है इसका मतलब कि वो वीक आर्ग्यूमेंट है। तो देखो सिंपल सा यहाँ पे मिल जाएगा आपको, ऑलमोस्ट ऑल सब्जेक्ट्स पास द टेस्ट लास्ट ईयर। तो सारे सब्जेक्ट्स स्टूडेंट्स जो थे वो पास हो गए थे लास्ट ईयर में। द सिलेबस हैजंट चेंज, और सिलेबस भी चेंज नहीं हुआ है, सो मोस्ट स्टूडेंट्स विल पास अगेन दिस ईयर। तो सारे स्टूडेंट फिर से पास हो जाएंगे, ऐसा हमने क्या किया? लॉजिक लगाया तो है और हमने प्रोबेबिलिटी भी दिखाई है यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, क्या ये स्ट्रॉन्ग है? तो हो सकता है कि कुछ लोग फेल भी करें, बट कुछ लोग ही करेंगे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? हायर प्रोबेबिलिटी है, यानी कि स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है ये। और यहाँ पर हमने समझ लिया कि ये किस तरीके से काम करेगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको? इसका मतलब कि जब सिलेबस चेंज ही नहीं हुआ है और पिछले साल में सारे स्टूडेंट पास हो गए थे, तो इस बार भी सारे स्टूडेंट पास हो जाएंगे। हमने कुछ इस तरह का लॉजिक लगाया, इस तरह का आर्ग्यूमेंट बनाया, एंड ये स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है बिकॉज प्रोबेबिलिटी हो सकती है इसकी स्ट्रॉन्ग हो, सारे पास हो सकते हैं, बट हो सकता है कुछ कुछ लोग फेल भी हो जाएं, पर स्ट्रॉन्गनेस इसकी बनी हुई है इस तरीके से। समझ में आया आपको? चलो आगे बढ़ेंगे, हम वीक आर्ग्यूमेंट देख लेंगे। तो वीक आर्ग्यूमेंट में क्या है कि भाई जो जिसका आर्ग्यूमेंट जो हो, वो कंक्लूजन जो हो, वो प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम हो, तो यहाँ पे क्या हो गया? डू नॉट प्रोवाइड मच सपोर्ट टू द कंक्लूजन। तो प्रीमाइसेस जो है वो ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा है कंक्लूजन को, तो इसलिए वहां पे आर्ग्यूमेंट थोड़ा सा वीक हो जाएगा। जैसे कि आई सॉ टू पीपल वेयरिंग रेड शर्ट्स टुडे, तो हमने आज क्या देखा कि दो पीपल्स जो थे, दो आदमी जो थे, उन्होंने रेड शर्ट पहना था आज, देयरफॉर एवरीवन मस्ट बी वेयरिंग रेड टी शर्ट, रेड शर्ट।
तो हमने सिर्फ 2 लोगों को देख करके हमने ये निकाल लिया कंक्लूजन कि सारे लोगों ने रेड शर्ट पहना होगा, तो ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि प्रीमाइसेस जो हैं वो इसको ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो आर्ग्यूमेंट है वो वीक आर्ग्यूमेंट होगा, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी वीक हो जाएगी। सो अंडरस्टैंडिंग वैलिडिटी एंड स्ट्रेंथ हेल्प्स इवैल्यूएट हाउ कन्विंसिंग एन आर्ग्यूमेंट इज। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो प्रीमाइसेस जो हैं कंक्लूजन को जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। अब देखो कोई भी है, किसी के आप बोलते हो ना उसके पीछे कोई बहुत बड़ा आदमी खड़ा है तभी वो इतना आगे पंख फैला पा रहा है, ऐसा कुछ बोलते हो किसी को भी, कैसे बोल सकते हो आप? तो आपको मालूम है उसको पीछे से कोई सपोर्ट करने वाला है जो उसको गिरने नहीं देगा। वैसे ही यहाँ पर आर्ग्यूमेंट आपकी स्ट्रॉन्गर भी तभी हो जाएगी जब आपका प्रेमाइसिस जो है वो उसको गिरने नहीं देगा, वो उसको ज्यादा सपोर्ट करेगा। तो जैसे ही ज्यादा सपोर्ट करेगा मतलब वो स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है, और अगर वो कम सपोर्ट कर रहा है, अच्छा सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो वीक आर्ग्यूमेंट है। तो जो स्ट्रेंथ बेस्ड है वो इंडक्टिव पे बेस्ड है, और जो भी वैलिडिटी बेस्ड है वो डिडक्टिव पे बेस्ड होता है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा इंडक्टिव एंड डिडक्टिव दोनों एक दूसरे से कितने डिफर हैं, और दोनों के अंदर अंदर में क्या क्या चीजें आती हैं। तो आज कंप्लीट होता है आपका टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट। आगे नेक्स्ट क्लास में और अलग चीज करेंगे, हम नई टॉपिक की तरफ जाएंगे। मैं आपको फैलेसीज भी बताऊंगी कि फैलेसीज में कौन कौन से फैलेसीज हैं जो आपको पढ़ने चाहिए और जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं आपके एग्जाम में। तो होपफुली यू एंजॉयड द क्लास। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहिए निहाज अकेडमी पे, एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना क्योंकि सारी वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो चलो आई नो दैट कि आप सभी ने लाइक तो कर ही दिया होगा, एंड कमेंट जरूर करना कि आप सभी को मेरी ये वीडियो कैसी लगी, मेरे समझाने का तरीका कैसा लगता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जोश के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशंस। बाय बाय।